हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अल्फा स्टडीज़। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये सब पहले से क्यों लिखा है। मेरे साथ अभी एक ट्रेजेडी हो गई है। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट तो करा था, मगर दो तीन मिनट के बाद मैंने जब चेक करा तो वो वीडियो में मेरा इतना पार्ट कटेट आ रहा था। ठीक है, आपको मैंने देखा पिछली वीडियोस में, मैंने देखा कि ये जो बड़े बड़े लेटर्स थे वो बहुत छोटे दिख रहे थे, मतलब आपको दिख नहीं रहा था। तो आज मैंने कैमरा पास करा है। आपको ये कैमरा एंगल पसंद आ रहा होगा क्योंकि इसमें क्लियरली दोनों चीज़ें दिख रही हैं, जैसे कि एक तरह से सही हुआ ट्रेजेडी होना, ताकि अपनों को एक कैमरा एंगल सही मिल गया ना, है ना। आज हम मिले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के लिए। पहले 2 लेक्चर हमने सक्सेसफुली निपटा दिया था, आधे से ज़्यादा चैप्टर। पीएच के इम्पोर्टेंस भी बहुत फास्ट चल रहे। लास्ट क्लास में पीएच के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करी थी। बहुत बढ़िया चीज़ था वो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मैंने आपको बताया था डे बाय डे ये चैप्टर क्या होते जाएगा, इंटरेस्टिंग होते जाएगा। तो आज की जो क्लास है वो तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो, एनसीईआरटी निकालो यार। एनसीईआरटी नहीं निकाली है तो मैं वेट कर रहा हूँ, आप निकालो। निकाल ली, डन। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आप जेई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे भी ज़रूरी है। आप बोर्ड क्लास के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें आज हमको लेक्चर में पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। आज का लेक्चर इम्पॉर्टेंट और जो कि इंटरेस्टिंग इसीलिए होने वाला है क्योंकि आज हम कॉमन सॉल्ट्स जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आप क्या कर पाएंगे, आप उन सॉल्ट्स को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर पाएंगे, तो आपको वो सॉल्ट्स जल्दी याद होंगे, है ना। तो आज का तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल भी है, और बहुत मार्क्स कंटेनिंग लेक्चर आज का होने वाला है। बहुत ज़्यादा मार्क्स का इसमें से आता है एग्ज़ाम में, ये वाले पार्ट में से जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो इसीलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, अपनी नोट्स कॉपी खोल लीजिए। सबसे पहले हमको पढ़ना है नेचुरल सोर्स, और नेचुरल सोर्स में कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं उनके बारे में। फिर हम आगे बात करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक कॉलम तो बना ही दिया है। नेचुरल सोर्स में सबसे पहले आता है विनेगर। इसमें कौन सा एसिड होता है, इसमें होता है एसिटिक एसिड। सेकंड आता है ऑरेंज। इसमें आता है साइट्रिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेमन। इसमें भी कौन सा एसिड होता है, इसमें भी सेम साइट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट्स और सब्जियां होती है ना, उनमें साइट्रिक एसिड होता है। जितने भी, हर खट्टे फ्रूट एंड सब्जियों में नहीं, मगर ज़्यादा खट्टे जो कि फ्रूट्स होते हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, उनमें होता है साइट्रिक एसिड। लेट मी चेक, वीडियो बन रही है कि नहीं बढ़िया से। हाँ, वीडियो बढ़िया से बन रही है। नेक्स्ट आता है अपना एंट स्टिंग। ये तो मैं नहीं बताऊंगा भैया, ये अपनों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। देखो, मैं वेट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर छाप दो। लिख दिया, जो कि होशियार बच्चे होंगे, जो कि सीरियस होंगे, उन सब ने लिख दिया। और मेरे को लगता है आप सभी होशियार हो, सभी सीरियस हो, क्योंकि मैंने लॉजिक सेकंड पार्ट में बता दिया था वीडियो के। आप सीरियस हो जब भी यहाँ आए हो, नहीं तो इतना पहले कोई एग्जाम से पढ़ने आता नहीं है ना। इसका हो गया होगा मिथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड। मिथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक। मैं फॉर्मिक लिख रहा हूँ, आपको फॉर्मिक एसिड पूरा लिखना होगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है अपना टैमराइंड। 5th नंबर पर आता है टैमराइंड। टैमराइंड में कौन सा एसिड होता है, टैमराइंड में होता है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक
एसिड। बस यहाँ जगह ख़त्म हो चुकी है। होप सो कि आपने ऊपर वाले लिख लिए हो, नहीं लिखे हो तो जल्दी से लिख लीजिए फटाफट से। जब तक मैं ये ऊपर के मिटा देता हूँ। होप सो कि आपने ये विनेगर, ऑरेंज और लेमन तक तो एटलीस्ट लिख लिया होगा, है ना। पूरा ही मिटा देते चलो। नेक्स्ट है अपना टोमेटो, जिसमें कि होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एक और आता है जो कि होता है कर्ड। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। कर्ड में कौन सा एसिड होता है? कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड, है ना। लैक्टिक एसिड कर्ड का जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम ही लैक्टोबैसिलस होता है, तो उसी के नाम से आप पहचान सकते हो लैक्टिक एसिड, है ना। पहचान सकते हो कि नहीं? लेट मी चेक, सब कुछ करेक्ट है, ठीक ठीक सा दिख रहा है सब, बढ़िया से। नेक्स्ट अपना जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट आता है, हो गए क्या सारे? हाँ, आई थिंक अपने एनसीईआरटी के तो सारे कवर अप हो गए। एनसीईआरटी के तो सारे कवर अप हो गए, मगर एक बहुत मशहूर सा एक और है, एप्पल। देखो एनसीईआरटी में ये दे नहीं रखा है, मगर आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एप्पल का यूज़ आता है बहुत सी जगहों पर। एप्पल के एसिड भी पूछ लिया जाता है ना। गूगली डाल दी कि एप्पल में कौन सा एसिड होता है ये बताओ, तो एप्पल में होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। बढ़िया से समझ में आ गया आपको? ये रिवीजन करना है। टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। मेरे साथ बोलो यार, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। एप्पल में होता है मैलिक एसिड, एंट स्टिंग में होता है मिथेनॉइक और फॉर्मिक एसिड, टेमेराइंड में होता है टार्टरिक एसिड। अपना ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, और टेमेराइंड में होता है टार्टरिक एसिड। टेमेराइंड कवर अप कर लिया था। और कुछ बच रहा है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में होता है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। अब अपना को पढ़ना है पीएच ऑफ सॉल्ट्स के बारे में। पीएच ऑफ सॉल्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आपने सॉल्ट्स का पीएच जो पढ़ते हैं ना, उससे पहले अपनों को एक चीज़ और पढ़नी ज़रूरी होती है कि एसिड भी दो टाइप के होते हैं और बेसिस भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन में डिसोशिएट हो जाए, और वीक एसिड मतलब जो ज़्यादा H+ आयन में डिसोशिएट ना हो, कम से कम H+ आयन में डिसोशिएट हो। बेसिस का भी यही है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन्स में डिसोशिएट हो जाते हैं, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जो कम से कम होते हैं वो होते हैं वीक बेसिस। बेसिस नहीं होता है ये, बेसिस। ठीक है, जैसे आप एसिड में अगर देखें तो अपनों ने अभी बात करी एसिटिक एसिड CH3COOH, ये क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। मगर ऑन द अदर हैंड HCl और H2SO4 जैसे एसिड्स जो हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले अगर हमने सॉल्ट को बनाया,
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाकर, है ना, इनकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के बाद सॉल्ट बन रहा है, तो उसका पीएच कैसा होगा? उसका पीएच होगा न्यूट्रल। और न्यूट्रल पीएच कब होता है? क्या पीएच वैल्यू होती है न्यूट्रल की? सुन लिया मैंने, बहुत बढ़िया। न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है 7। ठीक है, मैंने सुन लिया, आप कैमरे के उस पार बैठे हो मगर मैं सुन सकता हूँ सब। न्यूट्रल पीएच की वैल्यू होती है 7। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड तो लिया, पर क्या लिया? वीक बेस। और इनसे अगर सॉल्ट बना तो ऑब्वियस सी बात है वो एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो पीएच वैल्यू क्या होगी? पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। ठीक है, पीएच वैल्यू होगी लेस देन 7। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट में आते हैं अपन कि अपनों ने वीक एसिड लिया और उसकी रिएक्शन करवाई स्ट्रॉन्ग बेस से, तो इसका पीएच क्या होगा? इससे जो मिलने वाला सॉल्ट होगा उसका पीएच, बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली पीएच कैसा होगा? पीएच होगा 7 से ज़्यादा, बेसिक पीएच होगा, है ना। तो पीएच क्या हो गया? पीएच हो गया, जगह नहीं है इसीलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पीएच हो गया ग्रेटर देन 7। 7 से ऊपर की तरफ जाएगा तो बेसिक, नीचे की तरफ आएगा तो एसिडिक, और एग्जैक्ट 7 रहेगा तो न्यूट्रल। दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट का वैल्यू कैसे आएगी? न्यूट्रल। पीएच वैल्यू कैसे आएगी? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है तो पीएच वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 7, मतलब एसिडिक होगा। और वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो पीएच वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 7, मतलब बेसिक होगा वो मामला पानी। देखो बोर्ड जो है मेरा थोड़ा ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि ये हैंडमेड बोर्ड है। मैं आपको बता दूं, मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं था, ये मैंने खुद बनाया है अपने जुगाड़ लगाकर, तो ये हिल रहा है, इसीलिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो अपन काम बना सकते हैं। ठीक है, अब आने वाला इंटरेस्टिंग पार्ट। अपनी कुर्सी की पेटियाँ बांध लीजिए, अपने आप को एक दूसरे की जगह से रिलेट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत बहुत अच्छा पार्ट आने वाला है और बहुत ज़्यादा मार्क्स आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इस पार्ट में से एग्ज़ाम में। क्या मैं देख सकता हूँ कि वीडियो कितने मिनट की हो चुकी है? 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, धूम मचा देंगे। चलो, होप सो कि आप तैयार हो गए होंगे, आपको जितना डिस्ट्रैक्शन करना है वो सब आपने कर लिया होगा। अब आपको थोड़ा कुर्सी की पेटी बांधनी पड़ेगी। ये पार्ट इंटरेस्टिंग तो बहुत है, मगर इसमें है ना कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि याद रखना पड़ेगा, कुछ फार्मूले ऐसे हैं जो कि याद रखने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए ये जो पार्ट है ये थोड़ा याद करने वाला भी पार्ट है, मगर टेंशन ना लीजिए, बहुत अच्छा पार्ट है। बहुत, अगर आपको ये वीडियो के बाद पार्ट याद हो जाते, तो अगर आपको पार्ट याद नहीं होते तो 2 बार खाने से पहले, 2 बार खाने के बाद अगर आप ये गोली लेंगे तो आपको 1 हफ्ते में वो सारी रिएक्शंस, वो सारे जितने भी केमिकल फार्मूलेज हैं वो सब याद हो जाएंगे। ठीक है, अब आता है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। सी वाटर जो होता है, ओशन वाटर जो होता है, ओशन वाटर में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है बच्चों, बता दो फटाफट। ओशन वाटर में जो सॉल्ट है, ओशन वाटर में जो सॉल्ट पाया जाता है वो पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, NaCl, जो कि हम खाते हैं, है ना। अब ये ही सॉल्ट अगर इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में जमा रहे,
इम्प्योरिटीज़ अगर इसमें मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ब्लैकिश हो जाएगा, इम्प्योरिटीज़ मिल जाएगी और ये किस फॉर्म में, जम के रॉक के फॉर्म में मिलेगा और वही हो जाता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट हम किसे कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मतलब वही नॉर्मल ओशन का जो सॉल्ट है या सी वाटर का जो सॉल्ट है, उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ मिल जाए, तो वो क्या कहलाने लग जाता है, वो कहलाने लग जाता है रॉक सॉल्ट। ठीक है, कहाँ गया मेरा हथियार, घूम गया भाई। ये रहा हथियार। ठीक है, रॉक सॉल्ट आप ये मत सोचो कि कोई सा अलग सॉल्ट होता है, वही सॉल्ट होता है रॉक सॉल्ट, जो कि NaCl के साथ, NaCl ही होता है मगर उसमें क्या मिली होती है, इम्प्योरिटीज़ मिली होती है, NaCl प्लस इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाता है, रॉक सॉल्ट। NaCl में जब इम्प्योरिटीज़ मिल जाती है तो हम उसी को कहने लगते हैं रॉक सॉल्ट। होप सो कि आपको बढ़िया से समझ आ गया हो क्या होता है रॉक सॉल्ट और क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। हम इसे ही खाने पकाने में यूज़ करते हैं, मगर एक बात सुन लीजिए, आप गए किसी जगह पर घूमने, गए पानी वाली जगह पर, ओशन वाली जगह पर, गोवा चले गए, गोवा से आगे मुंबई चले गए, बहुत सारी जगहें हैं, वहाँ पर आपने बॉटल में पानी भरा, घर पर आके उसको इवेपोरेट करा, सॉल्ट निकला, मगर वो खाने लायक नहीं होता है। आप बोलोगे NaCl ही तो है, मैं खा लेता हूँ, खाने लायक बिल्कुल नहीं होता है वो उसको बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है, रिफाइन होना पड़ता है, उसको प्योर होना पड़ता है, उसके अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है उन सबको निकालना पड़ता है। तो आप डायरेक्टली तो नहीं खा सकते। आपके घर पे जो टाटा नमक पहुँचता है वो बहुत सारी प्रोसेसेस से गुजरने के बाद पहुँचता है, आपको पता है। तो इसीलिए डायरेक्टली तो आप खाने की गलती करना मत, और अगर करोगे तो फिर वो आखिरी गलती भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा। अब देखो भाई, अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चालू हो जाएगी। मैं देख लूँ यहाँ इस तरफ वाला दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करिएगा, बाकी सब चलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं NaOH। हाँ, तो वीडियो कटी है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ थे हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा, ये बनता जिस प्रोसेस से है ना, उस प्रोसेस का नाम बड़ा खतरनाक है। ये बनता है क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से। आधे बच्चे नाम सुनकर ही डर गए होंगे, मगर मैं आपको बता दूं ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस जो है, ये क्लोर अल्कलाई प्रोसेस जितने सुनने में मुश्किल है ना, करने में उतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा आपको नई नई चीज़ें मिलेगी, जैसे एक रॉड्स मिलेगी, कैथोड और एक एनोड रॉड मिलेगी, 2 इलेक्ट्रोड मिलेंगे जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये बहुत फेमिलियर हो जाएंगे आपसे, बहुत अच्छे से आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी। अब ये बात जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा की, ये बनता कैसे है हम ये देखेंगे। ये बनता क्लोर अल्कलाई प्रोसेस से, ठीक है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बीकर लेना पड़ेगा, इस बीकर में 2 ऊपर से ओपनिंग रहेगी, एक ओपनिंग यहाँ तो एक ओपनिंग यहाँ। और अब हम
अगर इस बीकर को कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये बीकर है ना, यहां से यहां पूरा भरा रहेगा H2O, है ना। H2O मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसके बाद, अगर आपने H2O देख लिया तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। यहां से एक ओपनिंग रहेगी, जिसमें से हम डालेंगे ब्राइन सॉल्यूशन को। किसको डालेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन को। मैं बताऊंगा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, टेंशन ना लो, ठीक है। अब यहां दो इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक का नाम होगा एनोड तो दूसरे का नाम होगा कैथोड। ये आ गया एक इलेक्ट्रोड, यहाँ आ गया पार्टीशन, ये आ गया, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये आ गया दूसरा इलेक्ट्रोड जिसका नाम हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड, जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कहते हैं कैथोड, वाइल पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड। समझ आ गया एनोड और कैथोड का कंसेप्ट? जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज कंटेन करे, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, वो होता है एनोड। और जो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ बार बार, केमिस्ट्री की याद आ रही है, केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ बार बार, एटम की याद आ रही है। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव से जुड़ा रहे उसको बोलते हैं कैथोड। पर अगर पार्टिकल्स में देखें तो ऑपोजिट होता है। कैटायन क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। मगर अनायन क्या होता है? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मगर यहाँ ऑपोजिट है, एनोड मतलब पॉजिटिव और कैथोड मतलब नेगेटिव। अब ब्राइन सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन ऑफ NaCl प्लस H2O। आपने पानी में नमक घोल दिया, अब वो सॉल्यूशन कहलाने लगेगा ब्राइन सॉल्यूशन। हम इस ओपनिंग से अंदर ट्रांसफर करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन को, ठीक है। किसको ट्रांसफर करेंगे? ब्राइन सॉल्यूशन को। अब ब्राइन सॉल्यूशन को ट्रांसफर करा, अब यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो सब इकट्ठा हो गए। कौन कौन से? NaCl और H2O। अब इसमें जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, देखो पूरा ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है इधर, इधर एक ओपनिंग और होती है, देखो पूरा ब्राइन सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें, है ना। अब हम इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं वहाँ? NaCl, H और OH। O नहीं, OH। मैंने आपको पहले भी बताया था H2O कैसे मिलके बनता है, H2O H प्लस और OH माइनस आयन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही, अब देखो ये तो सुना होगा आपने कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, जितने कंपाउंड है ना इसमें वो सब टूट जाएंगे, अलग अलग अपने इंडिविजुअली टूट जाएंगे। तो जितने भी नेगेटिव वाले होंगे, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो सब कहाँ भागेंगे? एनोड की तरफ। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा है। तो सब यहाँ आ गए, मतलब कौन कौन से यहाँ आ गया? Cl माइनस और OH माइनस। इनके पास नेगेटिव चार्ज था तो वो कहाँ आ गए? वो आ गए अपने एनोड पर। अब पॉजिटिव चार्ज किस पर था? Na प्लस और H प्लस पर। अब इधर से Cl और OH के
साथ रेस लगेगी और इधर Na और H+ के साथ रेस लगेगी। ये दोनों रेस लगाएंगे कि देखते बाहर कौन निकल सकता है। Na बहुत भारी भरकम बहुत बड़ा एटम होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा। और H+ जो है वो दुम दबाकर भाग जाएगा। H2 गैस जो है वो मतलब लिबरेट करने लग जाएगी। यहाँ पर क्लोरीन छोटा है तो क्लोरीन रेस जीत जाएगा और Cl2 गैस लिबरेट करेगी। और हमको क्या मिल गया, इसी हिसाब से आप देखें तो क्या मिल गया, क्या बचा हमारे पास, Na और OH। तो फिर इस ओपनिंग से मिलेगा हमको NaOH। ऐसे बनता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन होता है ये। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। हम इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। समझ आ गया? नहीं समझ आया हो तो कोई झिझकने वाली बात नहीं है, बेशक आप वीडियो को रिवाइंड कर कर देख सकते हैं। और अभी भी कुछ डाउट छूट रहा हो, अगर आपको इस क्लोर अल्कलाई प्रोसेस को समझ ना आया हो, आपको एक अलग वीडियो चाहिए इसके लिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, आप बता दीजिए तो मैं इसका भी लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें रिएक्शन कौन सी, सॉरी क्लोर अल्कलाई प्रोसेस में ही रिएक्शन कौन सी हुई अपनी, NaCl प्लस H2O। इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद क्या बन गया, NaOH प्लस Cl प्लस H2 गैस, Cl2 गैस और H2 गैस लिबरेट कर गई। बैलेंसिंग कहते हैं इनकी, इधर 2 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ये हो गई इनकी बैलेंसिंग, ये हो गई एक बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी इसका नाम होता है। ठीक है, यार ये कपड़ा पीछे से हट जाता है ना, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो बोर्ड है ये हैंडमेड बोर्ड है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, मैं इसको जल्द ही सही कर दूंगा। अब जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा वैसे ही सबसे पहला काम मैं करूंगा इसको सही करने का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमको जिस सॉल्ट के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट सॉल्ट जो है, नेक्स्ट सॉल्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना, हम उसको कैसे बनाते हैं पता है, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं Cl2 गैस के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ट्रीट करते हैं Cl2 गैस के साथ, तो हमारा बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। ये जो CaOCl2 लिखा है ना मैंने, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर, और इसका नाम होता है CaOCl2 का ही नाम होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। दिख रहा है आपको ये, कि ब्लैक मार्कर से ही लिखूं, होप सो कि दिख रहा हो। हाँ, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसी का नाम होता है CaOCl2। देख भैया नीचे आजा, कपड़ा ना ये इसलिए लगाता हूँ मैं ताकि आपको पीछे का दिखे अच्छे से, इसीलिए लगाता हूँ ये कपड़ा। और आज तो ये कपड़ा ज़्यादा ही नाटक कर रहा है, आज ये कपड़ा नीचे आ रहा है बार बार, क्योंकि आज अपन बहुत स्पीड में चल रहे हैं, आई थिंक इसीलिए हो सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इसको सही करना है बस वीडियो ख़त्म होते ही।
ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है, यूजेस भी पूछते हैं। लॉन्ड्री में यूज़ होता है ना, लॉन्ड्री में यूज़ होता है। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उनको जर्म फ्री करने में यूज़ होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ होता है बहुत सी कंपनीज में। नेक्स्ट आता है अपना बेकिंग सोडा। नेक्स्ट जो टॉपिक निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट जो सॉल्ट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है बेकिंग सोडा। कभी आपने सोचा है कि बेकिंग सोडा का काम क्या होता है? मम्मी जो इतने फ्लफ़ी फ्लफ़ी केक बनाती है, इतने फ्लफ़ी फ्लफ़ी पकोड़े बनाती है, वो फ्लफ़ीनेस आती कहाँ से है? वो सब आती है बेकिंग सोडा के कारण। कैसे आती है? लेट्स सी। कैसे बनता है, उसी में ही इसका राज छुपा है कि कैसे आती है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम होता है, फॉर्मूला होता है NaHCO3 बेकिंग सोडा का। किसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का? NaHCO3। देखो पहले तो बेकिंग सोडा बनता कैसा है वो सीख लो। NaHCO3 NaCl सबसे पहले प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, इनको अगर हम रिएक्ट करवाए तो NH4Cl बनेगा। पहले तो NH4 और Cl प्लस NaHCO3। ये जो NaHCO3 है, ये जो NaHCO3 बना है, यही होता है हमारा प्यारा बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा की यूजेस क्या होते हैं? मैंने बताया था बेकिंग में यूज़ होता है। अब वो फ्लफीनेस आती कहाँ से है मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ बेकिंग वाली लिख देते हैं, तो अपन ब्लू मार्कर से लिख देते हैं। देखो ये तो रहा NaHCO3। अब इसको जब हम हीट करेंगे, है ना, जब भी इसको हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं अच्छे से पेन से बना देता हूँ, ब्लैक पेन से ही बना देता हूँ। जब भी हम NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब इसमें फ्लफीनेस कहाँ से आ रही है? फ्लफीनेस किसकी वजह से होती है? फ्लफीनेस होती है CO2 की वजह से। CO2 की वजह से फ्लफीनेस होती है। जो भी अपने केक्स और पकोड़ाज अपन जो भी बनाते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें बीच में एयर के ऐसे पैसेज होते हैं, छोटे छोटे से गैप होते हैं। उन छोटे छोटे से गैप में कौन सी एयर जाके फंस जाती है? उन छोटे छोटे से गैप्स में CO2 जाके फंस जाती है। तो वो क्या हो जाते हैं? वो स्पॉन्जी हो जाते हैं, वो फ्लफ़ी हो जाते हैं। ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी मुन्ना। देखो ये रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी। रिएक्शन पूछ लेते हैं उठा के, कुछ नहीं तो सीधे रिएक्शन ही पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम में कि कैसे बना बेकिंग पाउडर बताओ। तो आपको अगर पता होगा कि NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 को मिलाया, फिर हमारे पास आया NH4Cl प्लस NaHCO3, और वही NaHCO3 है बेकिंग पाउडर। जब भी तो आप लिख पाओगे, और ये सब लिख कैसे पाओगे? जब याद करोगे, है ना। याद तो करना पड़ेगा। देखो ऐसा नहीं बोल रहा कि जुट जाओ, उसे रटना कहते हैं, जुट जाने को रटना कहते हैं। आप क्या करो, रूटीन बना लो, ये रिएक्शंस लिख लो एक पेज पर, या फिर जो भी आपको याद करना है वो सब लिख लो एक पेज पर। उसको सुबह स्कूल जाने से पहले एक बार पढ़ लो फटाफट। फिर अपन साइकिल से स्कूल गए, रास्ते भर स्कूल गए, है ना, तो उसको रिवाइज करते हुए चले गए कि हाँ बेकिंग पाउडर का ये था। चलते चलते अपन मार्केट जा रहे हैं सब्जी लेने, चलते चलते रिवीजन करते हुए चले गए, आते आते रिवीजन करते हुए आ गए कि इसका ये था, इसका ये था, इसका ये था, इसका फार्मूला ये था, बेकिंग पाउडर का NaHCO3 था, कॉस्टिक सोडा का NaOH था, है ना। ये सब अगर अपनों ने कर लिया
तो फिर फ़ायदा क्या होता है इससे कि ये चीज़ें फिर टेम्परेरी याद नहीं रहती है। ऐसा अगर आपने करा थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मगर ये चीज़ परमानेंट लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम के लिए याद रहेगी। अगर आप मार्केट चले गए, बाहर चले गए, आप बहुत सी चीज़ें सोचते हैं, उन नेगेटिव थॉट्स को हटाकर अगर आप ये सोचें कि इसका फार्मूला ये था, इसका फार्मूला ये था, तो बहुत बढ़िया काम होगा, आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। और सबसे अच्छा काम ये होगा, ये रट्टा नहीं कहलाएगा। इसे कहते हैं असली याद करना, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए याद रहेगा आपको। और एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको ये सब रटने नहीं पड़ेंगे। दूसरी चीज़, बच्चे बहुत सारे ये रटते हैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले, तो उनका आधे से ज़्यादा समय इसमें चले जाता है। आपको ये करना नहीं पड़ेगा, तो आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन फेज़ में पहुंच जाओगे, आप उतनी देर रिवीजन कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडा के बाद आते हैं क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वॉशिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग है। वॉशिंग सोडा ऐसा सोडा, पहला सोडा है जिसमें आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखोगे। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा कैसे बनता है? Na2CO3 का अगर हम H2O से रिएक्ट करवाएंगे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को अगर हम पानी मिलाएंगे उसमें, तो ये बना देगा Na2CO3.10H2O। ये रिएक्ट करके कोई सा कंपाउंड नहीं बनाएंगे, ये क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन कर लेंगे, वाटर उनके साथ जुड़ जाएगा। Na2CO3 प्लस H2O gives Na2CO3.10H2O। ये सब याद करना पड़ेगा, वापस बता रहा हूँ। ठीक है, वॉशिंग सोडा जैसे नाम से ही पता पड़ रहा है, इसके यूजेस क्या होते हैं। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को यूज़, परमानेंट हार्डनेस मतलब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बदलने का काम करता है। दूसरा अपना वो हो जाता है, वॉशिंग में काम आता है ना, अपने डोमेस्टिक यूजेस में काम आता है। जैसे कि अपनों ने क्लीनिंग एजेंट होता है, ये क्लीन करता है, बोरेक्स के लिए काम आता है, तो ये सब इसके काम हो गए। सॉल्ट्स तो चले गए, अब हमको 2 चीज़ें और पढ़नी है, पीओपी और जिप्सम। उसके बाद हम इस चैप्टर को अलविदा कर देंगे, क्लोज कर देंगे। कितने मिनट हो गया है? 19 मिनट। 40 मिनट के आसपास की वीडियो जाएगी। मैं देख रहा हूँ आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी में अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन छूट गई हो तो वो मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, इसीलिए 2 मिनट दीजिएगा। चलो, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी छूटा है और इससे बाहर कुछ पर आएगा। तो देखो यहाँ पर अब अपनों को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो हमको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ लिख देता हूँ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के साथ अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने अभी देखा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, फटाफट बता दो, फटाफट बता दो। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला था Na2CO3.10H2O, उसके साथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर था 10H2O, है ना। तो उस जिस भी कंपाउंड के साथ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर रहे तो उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, Na2CO3.10H2O। उसके लिखने का तरीका कैसा होता है, कंपाउंड का नाम डॉट लगाकर जितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है उतना। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं अपन, 2 चीज़ें आएगी अब और दोनों चीज़ें बहुत वो है। सबसे पहला आता है POP जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O,
SO4 डॉट हाफ H2O। कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसका? हाफ H2O, है ना। अब आप देखते होंगे कि आपके घर में POP का कुछ काम हुआ होगा। आप POP की जो छतें होती हैं वो बनती है POP की, मगर आपको एक सच्चाई बता दूं, वो छतें POP की नहीं बनती है, वो छतें बनती है जिप्सम की। POP तो उसका रॉ मटेरियल है, आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट जो आप देख पा रहे हो आंखों से कड़क कड़क, वो होता है जिप्सम, जो कि आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो POP जो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, किसका फॉर्मूला हो गया? POP का। अब POP आप लाते हो तो वो पाउडर फॉर्म में रहता है। वो क्या पाउडर फॉर्म में रहता है? वो हार्ड नहीं रहता है, वो रिजिड नहीं रहता है। वो रिजिड कब बनता है? जब हम उसको पानी मिलाते हैं और पानी मिलाकर एक शेप देते हैं, उसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो रिजिड हो जाता है ना। कैसे रिजिड होता है? देखो POP आप लाते हो पाउडर फॉर्म में, आपके घर पे जो भी काम करते हुए देखा होगा, मजदूर पहले पाउडर खोलता है, पानी में मिलाता है उसको, है ना, तो उसकी रिएक्शन करवाता है वो CaSO4 डॉट हाफ H2O को अगर हम रिएक्ट करवाएं 1/2 H2O से, तो ये बना देगा CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, है ना। हाफ प्लस 1.5 इज इक्वल्स टू 2, तो ये बना देगा हमारा एंड प्रोडक्ट। और ये जो प्रोडक्ट है CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, ये कहलाता है जिप्सम। और जिप्सम कड़क होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O कड़क नहीं होता है। जिप्सम क्या हो जाता है? वो रिजिड हो जाता है। उसमें जब हम पानी देते हैं तो वो रिजिड हो जाता है। तो समझ आया कैसे बनता है ये? और इसका काम क्या होता है? मूर्तियाँ बनाने में, टॉयज़ बनाने में, डेकोरेशन करने में इसका काम होता है। जब भी हम CaSO4 में पानी मिलाए 1/2 H2O वाटर मिलाए, तो वो CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा। और ये 2H2O वाले का क्या कहते हैं? हम जिप्सम कहते हैं। और जो आप अभी अपने घर पर POP की छत देख पा रहे हो या कुछ भी POP का देख पा रहे हो, तो वो POP का नहीं है। असल में वो POP का नहीं है, वो है जिप्सम का बना हुआ। POP का फुल फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट से बता दो। CaSO4 डॉट हाफ H2O। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 ट्वाइस H2O। इसी खूबसूरत टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये चैप्टर, बहुत अच्छा लगा मुझे ये टॉपिक। आपको अगर कोई टॉपिक समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, मैंने 2 वीडियो डाल के देख चुका हूँ कि कोई कमेंट कर ही नहीं रहा है ना, कोई कमेंट कर ही नहीं रहा है। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही बना है, प्लीज़ आप कमेंट करिए। आप डाउट्स नहीं पूछोगे, आप मुझे नहीं बताओगे कि सर क्या गलती हो रही है, तो मैं इम्प्रूव कैसे करूँगा? अगर आपको मुझे इम्प्रूव करवाना है, अगर आपको मुझे क्वालिटी एजुकेशन दिलवानी है, तो आपको मुझसे बोलना पड़ेगा कि मुझ में क्या गलती हो रही है। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अभी कर दीजिए, मैं तो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। आप कमेंट में यही बता दीजिए कि अगला लेक्चर किस चैप्टर के लिए चाहिए। बायोलॉजी के लिए चाहिए, फिज़िक्स के लिए चाहिए? मैं सोच रहा था बायोलॉजी उठा ले, मगर आप बताएंगे जैसा वैसा कर लेंगे, है ना। आप बताइए अगला लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही। सबसे ज़रूरी बात, ये चैनल फ्री है पर बेस्ट है।